वेलकम टू आरजी क्लासेस। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास में हम पुराने वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम मानव में श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने मानव में श्वसन तंत्र को पढ़ा है। अब हम श्वसन तंत्र को और डिटेल में पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र में कौन कौन सी और प्रक्रियाएं होती हैं, उनके अंदर के जो अंग हमने पढ़े थे उनका मेन कार्य पढ़े थे, अब उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम पुराने वीडियो से जोड़ के भी पढ़ेंगे। पुरानी जो इससे पहले की वीडियो हमने बनाया उससे जोड़ के आप थोड़ा देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसमें डायग्राम, पुरानी डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करें कि कौन कौन सी चीज़ है, साथ में उस डायग्राम को भी आप जोड़ के रखेंगे। तो जैव श्वसन में जैव प्रक्रम जो पार्ट 6 है आपका, साइंस का, विज्ञान का पार्ट 6 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो उसी के अंतर्गत श्वसन जो हम पढ़ रहे थे उसमें मानव श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे। मानव श्वसन के पहले महत्वपूर्ण अंगों को हमने अगर आपने नहीं इसके पहले देखा वीडियो, तो इसके पहले वाला अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मानव श्वसन के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में समझाया गया है। अब उन्हीं की कार्य प्रणाली को हम और डिटेल में और थोड़ा विस्तार से समझेंगे। गुहा क्या होती है? गुहा आपको डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें बता दी जाएँ, छोटी छोटी चीज़ें। गुहा होती है खाली जगह। हमने मानव श्वसन तंत्र जो पीछे डायग्राम में देखा था उसमें हमने देखी थी बहुत सारी खाली जगह, जैसे जहाँ से वायु अंदर जाती है और वायु बाहर भी जाती है। अंदर आने वाली वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है जो मानव को चाहिए, और बाहर जाने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो श्वसन द्वारा बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है वायु द्वारा। नलियाँ होती हैं जिनके थ्रू ये हवा जो है वो उसका आदान प्रदान, वायु का आदान प्रदान होता है। फुफ्फुस क्या होता है? फुफ्फुस आपके जो फेफड़े हमने पढ़े थे, लंग्स, उनको ही फुफ्फुस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपके पास हमने पहला ऑर्गन उसमें पढ़ा था, पहला अंग पढ़ा था हमने, मुंह और नाक दो पढ़े थे। तो नाक में क्या होता है, ये हम नाक के अब कार्य डिटेल में पढ़ेंगे। नाक वायु को गर्म करता है और फिल्टर करता है। फिल्टर कैसे करता है उसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं उसके लिए, कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो वायु को साफ़ करते हैं। उसमें से जो बाहरी जीव या जो आपके डस्ट पार्टिकल, जो धूल के कण आते हैं, उनको नाक के जो बाल हैं वो रोक लेते हैं, साफ़ कर देते हैं फ़िल्टर करके। हवा को इस तरह से छान के भेजते हैं। ग्रसनी एक पाइप है, अभी इसको हम डायग्राम से भी डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रसनी वायु जाने के लिए एक पाइप है, विंड पाइप, जिसमें हमने बोला था कि वायु को जाने के लिए, श्वास नली की तरफ ले जाने के लिए ये एक बीच में मार्ग है। स्वर यंत्र भी हमने पढ़ा था, जिसको हमने वहाँ लायरनेक्स, फायरनेक्स, या फिर हमने पिछले, अगर आपको मैं पिछली उसमें दिखाऊंगा, अभी आप इसको पिछले वीडियो चित्र में देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो चित्र है आपके पास, ये जो आपने इससे पहले वाले वीडियो में चित्र देखा था, तो इसमें आपके पास स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स नाम से एक, यहाँ आपने देखा ये श्वास नली है, आपकी श्वास नली है। अगर डायग्राम को और मैं डिटेल में दिखाऊं इसको, तो ये उसी का एक हिस्सा अभी चल रहा है। अगर आप पिछले वाला, आप याद होना चाहिए आपको डायग्राम। ये श्वास नली ही, इस श्वास नली तक ये आपकी खाली जगह है जिसको हमने गुहा बोला है। नाक, ये नाक की खाली जगह है, ये मुंह की है। मुंह से भी वायु अंदर हम लेते हैं, लेकिन नाक से लेनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि नाक में छोटे छोटे बाल हैं जिनका कार्य हमने पढ़ा है अभी। तो ये श्वास नली ये है आपकी, यहाँ जो श्वास नली जो आगे जुड़ के फुफ्फुस तक वायु को ले जाएगी। इस श्वास नली तक ले जाने के लिए दो बीच में एक छोटे छोटे अंग या छोटे छोटे हिस्से हैं, जिसका नाम है ग्रसनी, और दूसरे का नाम हमने पढ़ा था स्वर यंत्र, क्योंकि वो बोलने के काम भी आता है, बोलने के काम भी आता है स्वर यंत्र। तो ये दो चीज़ें पढ़ी थी हमने। ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में फायरनेक्स, एंड आगे लायरनेक्स, दो तरह की चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। आप इसको डिटेल में देखने के लिए हमारा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पे उपलब्ध है। इससे पहले का वीडियो जो है वो, उसमें पार्ट 1 जो इसका है उसमें हम देख सकते हैं। उसी की एक्सटेंशन हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैं डायग्राम बाद में समझाऊंगा आपको, पहले इनके अंगों के बारे में
जान लें। श्वास नली क्या होती है? श्वास नली आपने पढ़ा था पीछे, एक श्वसनी कोशिकाएं हैं जो उसको श्वसन कोशिकाओं को आपके जो अंदर आ रही है वायु उससे जोड़ती है। देखिए इसको डायग्राम को आपने डिटेल में पिछली वीडियो में देख लेना है। अब इसको दोबारा हम समझा देते हैं। यहाँ से जाने के बाद ये है आपकी ग्रसनी और ये है श्वास नली। यहाँ हैं श्वसनिकाएँ। पीछे इससे पहले मैंने पढ़ा था दोनों तरफ श्वास नली, जब दो फुफ्फुस दोनों तरफ है हमारे, उन फुफ्फुस में जाती है या फेफड़ों में जाती है तो वहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, बाईं तरफ और दाईं तरफ। तो ये श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाएँ आगे और छोटी छोटी हिस्सों में श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जो आगे कुपिका में विभाजित होती हैं। तो दो तरह की चीज़ें होंगी, एक तो वायु का अंदर जाना और बाहर जाना, संचालन होना, दूसरा उस वायु में से ऑक्सीजन का रक्त में मिलना और रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में मिल जाना, जो वायु फिर शरीर से बाहर जाएगी इसी मार्ग द्वारा। जो मार्ग हम नीचे ला रहे हैं उसी मार्ग द्वारा ये वापस ऊपर मुख होते हुए नाक और मुंह द्वारा वायु बाहर जाती है। तो ये आपकी श्वास नली है जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया भी कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, ऐसे वल्ले जैसी वल्ले बने हुए हैं, इसमें क्यों बने हैं वो भी हमने पढ़ा था। तो ये आपकी ग्रसनी को, यहाँ आपकी ग्रसनी है जहाँ से वायु प्रवेश करेगी, नाक से प्रवेश करने के बाद वहाँ से पास होती है, वहाँ से गुजरती है। तो श्वास नली उस ग्रसनी को यहाँ श्वसनिकाओं से जोड़ने वाली एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। तो यही चीज़ हम आज के वीडियो में उसको डिटेल में सीख रहे हैं, जो हमने वहाँ पे उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ा था। ये श्वास नली आपको समझ आ गई हो गई। उपास्थि वल्य संरचना इसमें होती है, जो श्वास नली को खुला रखते हैं। नहीं तो श्वास नली आपको बताया था पिचक जाएगी अगर हवा का दाब कम हो जाएगा। तो श्वास नली अगर सीधी सीधी ऐसे होगी तो ये पिचक जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको पिचकने से बचाती हैं, इसको खुला रखती हैं ताकि वायु उसमें प्रवेश आराम से कर सके। ये आपको समझ आ गया होगा इतना क्या इसके काम हैं। तो आप ऊपर से उसी तरह स्ट्रक्चर को, उस डायग्राम को याद रखिए जो आपको बताई गई थी पिछले वीडियो में, जब आपको उसको बना के रखिए जिससे आप इनकी एक एक स्ट्रक्चर आप डिटेल में पढ़ पाएंगे उस डायग्राम के बारे में। उसके बाद आपके पास श्वास नली में क्या होता है, एक श्लेष्मा नाम का एक सब्सटेंस है, उसके साथ छोटे छोटे बाल भी हैं, सीलिया जिनको बोलते हैं हम। ये आपने 8th में पढ़ा होगा, सीलिया इस तरह से बाल जो होते हैं, स्ट्रक्चर ये कई ऑर्गेनिज्म पढ़ाई थी, इनको हम सीलिया बोल देते हैं। छोटे छोटे बाल होंगे श्वास नली में। क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये वायु को फुफ्फुस, फेफड़ों तक आपकी साफ़ वायु पहुंचनी चाहिए। अगर उसमें कुछ धूल के कण हैं, छोटे मोटे धूल के कणों और कई पैथोजन, कई बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो वायु में से आ जाते हैं, उनको ये पहले से फ़िल्टर या छान देते हैं हवा में से, ताकि शुद्ध वायु जो है वो आपके, तो आपको नेचर ने बहुत बढ़िया से ऑर्गन दिए हुए हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। ऑर्गन तंत्र को नेचर ने सोच सोच के पूरा अच्छी तरह बनाया हुआ है। उसके बाद श्वसनी क्या होती है, अभी आपको मैंने पिछली डायग्राम में समझाया, डिटेल में जो दिखाई है बड़ी डायग्राम है उसमें। तो श्वसनी क्या होती हैं आपको बताया था कि जब आपकी वायु यहाँ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए जाती है फुफ्फुस के अंदर, तो दो हिस्सों में ये श्वास नली आगे इधर चली जाती है, जिसको हम श्वसनी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ब्रोंचाई बोलते हैं या फिर हिंदी में इसको श्वसनी बोलते हैं। ये आप मान लो आपकी श्वास नली जा रही है, ऊपर से आई, यहाँ ग्रसनी थी, ऊपर आपकी ग्रसनी से श्वास नली में वायु जा रही है, बीच में आपको यहाँ पे स्वर यंत्र और चीज़ें मिलेंगी। श्वास नली से ये वल्ले वाली श्वास नली जब फुफ्फुस में एंटर करेगी, फुफ्फुस में ये दो हिस्सों में दो तरफ जाएगी वायु को लेके, दोनों तरफ ये दो जो हिस्से इसके डिवाइड हो गए, इनको हम बोलते हैं श्वसनी। ये दो श्वसनी जा रही हैं, फिर ये आगे और डिवाइड हो जाती हैं और विभाजित हो जाती हैं, जिसको हम श्वसनिकाएँ, फिर उसके आगे और छोटे छोटे पार्ट्स में, बाद में एक सेल वाली, एक कोशिका वाली, एलोवली या कुपिका में, जिसको कुपिका बोलते हैं, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर आपने पिछले वीडियो में आप और डिटेल में इसको देख सकते हैं, उसमें ये डिवाइड हो जाती है। तो अब आपको ये समझ आ गया श्वसनी क्या होती है। ग्रसनी जो है आपकी ऊपर से पाइप एक ही जा रही है, उसके हिस्से हैं ये, अंत में दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है और फुफ्फुस में प्रवेश करती है। अब आ गया आपके पास जो हमारा बेसिक इसमें रूल था, करना क्या है हमें, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना क्यों लेना है, ताकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर सके वायु के साथ, और वापस जाएगी तो वो वायु कार्बन डाइऑक्साइड उससे आपकी
बाहर जाएगी। तो ये हमारा बेसिक है सांस लेने का और छोड़ने का सिस्टम। अब ये कैसे होता है, हमने पिछले वीडियो में ये तो देख लिया अंगों के बारे में, ये सांस लेने के बारे में कुछ बताया गया था, उसमें अंतर भी बताए थे सांस लेने और छोड़ने में। थोरैसिक गुहा होती है खाली जगह, ये जो भी ये गले से लेके, गले को थ्रोट बोलते हैं, गले से लेके जितनी भी ये जगह है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक गुहा। इसके ऊपर ये पसलियाँ आपको बताई गई थी, आप मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि आप टच करके देखिए अपने, जब ऊपरी हिस्से को टच करके देखेंगे बॉडी के, गर्दन के नीचे वाले हिस्से को और पेट से ऊपर वाले हिस्से को, तो उसमें आपको हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। वो पसलियां हैं जिसके नीचे फुफ्फुस होते हैं, दोनों तरफ 2 फुफ्फुस होते हैं, आपको बताया गया था रीढ़ की हड्डी के। और यो एक सख्त हड्डियों के ढांचे जिसको रिब्स या पसलियां बोला जाता है, दोनों तरफ ये आपकी बराबर पसलियां होती हैं जो इनको बचा के रखती हैं। मैंने डायफ्रागम भी पिछली बार अच्छी तरह उसमें समझाया गया था, आप उसको और अच्छी तरह उसमें देख सकते हैं। अभी इसको फिर थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ। ये आपका डायफ्रागम है, ये है डायफ्राम जो इस तरह गुम्बद शेप का होता है। जब ये फुफ्फुस जो हैं वो क्या होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और हवा बाहर जाती है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है गुम्बद शेप का। ये पेट के हिस्से और ऊपरी हिस्से फुफ्फुस के हिस्से के बीच का एक रबड़ जैसा इलास्टिक स्ट्रक्चर है डायफ्राम, जो मैंने आपको, अगर आपने पिछला वीडियो देखा और ध्यान से देखेंगे तो आपको बताया था कि आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। सांस लेते वक्त आपका पेट फूलता है या पिचकता है। सांस लेते वक्त आपका पेट जो है पिचकना चाहिए, जिससे डायफ्रागम जो है, पेट नीचे आना चाहिए, पिचकना चाहिए, जिससे डायफ्रागम स्पार्ट हो जाएगा। और सांस छोड़ते वक्त डायफ्रागम ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे कि लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ेंगे और हवा बाहर जाएगी। इसी को हम डिटेल में अभी सीख रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हमने इसको थोड़ा सा समझा था। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये डायफ्राम है, ये देखो यहाँ सपाट है, सीधा है ऐसे, और यहाँ क्या है, ये गुम्बद टाइप हो गया। जब ये फेफड़े सिकुड़ गए, यहाँ फेफड़े देखो फूले हुए हैं, ये जो आपको वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है, अंदर थोड़ा सा जामुनी रंग का दिखाई दे रहा है, वो फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं। आप देख लीजिए इसमें फुफ्फुस को। ये आपकी रिब्स तो उतनी ही हैं, पसलियाँ तो वैसी ही हैं, लेकिन पसलियाँ तो जब ये फूलेंगे तो पसलियाँ थोड़ी बाहर आएंगी। मतलब आपके सीने का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए जब सांस अंदर आती है। ओबियसली जब वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब डायफ्रागम जो है वो, डायफ्रागम जब है वो पीछे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे डायफ्रागम जब आराम करता है, यहाँ डायफ्रागम नीचे जाएगा, पेट को पीछे करेगा, और फेफड़े जो हैं आपके वो नीचे आ रहे हैं, इसमें वायु आ रही है। जब इसको बोलते हैं सांस लेना। जब वायु बाहर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो ये हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि जैसे बाहर जाना, 2 तरह के इसमें हिस्से हैं, एक तो वायु बाहर आना और अंदर जाना, इसका संचालन। दूसरा उस वायु में ऑक्सीजन का बाहर रक्त में जाना, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलना। ये 2 हिस्से हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि वायु अंदर कैसे जाती है और बाहर कैसे जाती है, उस समय क्या क्या हमारे श्वसन तंत्र के अंगों में होता है। ये फुफ्फुस आपके जो देखिए, इसमें फुफ्फुस का जो वॉल्यूम है इस तरह से इतना है, इसमें फुफ्फुस इतना सा है। तो इसका मतलब ये फुफ्फुस सिकुड़ गया तो वायु बाहर जा रही है। सिकुड़ने के बाद में जगह कम होगी, तो जो खाली जगह कम हो जाएगी, तो क्यों हो जाएगी, क्योंकि वायु को फिर वो धकेल के बाहर उसी रास्ते से श्वास नली, श्वसनिकाओं, ग्रसनी और नाक द्वारा, मुंह द्वारा होते हुए वे वायु कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सांस छोड़ना। सांस लेना मतलब जब आपकी वायु वो अंदर आती है, जिसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जब वो अंदर आती है। वो नाक और मुंह द्वारा हम दिखा रहे हैं, मेनली नाक से आनी चाहिए। और यहाँ आपकी ग्रसनी है, और ग्रसनी के बाद श्वास नली के बाद श्वसनिका। तो एक हिस्सा हमारा एक तरफ का दिखाया हुआ है, ये लंग्स, ऐसी दूसरी तरफ लंग्स पीछे की तरफ भी होगा। हम आगे की तरफ एक साइड देख रहे हैं, ये अगर हम एक साइड होकर खड़े हैं तो ये एक तरफ का लंग्स है, ऐसी सिमिलरली दूसरी तरफ का लंग्स भी होगा, सेम घटना उसमें भी होगी। तो ये आप समझ गए कि कैसे वायु अंदर आती है, कैसे वायु बाहर जाती है, उसमें क्या होता है। पिछले में हमने डायफ्राम को पढ़ा था कि डायफ्राम स्पार्ट हो जाता है सांस लेते वक्त, और सांस लेते वक्त डायफ्राम स्पार्ट हो जाता है, और सांस छोड़ते वक्त डायफ्राम ऐसे गुम्बद जैसा होता है। ये गुम्बद जैसा होने का मतलब ये पीछे की तरफ हो गया, पीछे की तरफ आराम कर रहा है। ये यहाँ पे ये दबा हुआ है, इसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे ये लंग्स फैल गए तो इसके ऊपर प्रेशर आ गया, दाब आ गया, दाब से ये क्या हो गया, नीचे की तरफ झुक के दब गया, और ये बिल्कुल सीधा ऐसे स्पार्ट हो गया। जब इसको
जगह मिलेगी तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा। देखिए आप, ये रिब्स यहाँ तक थे, अब ये इतनी दूर तक चला गया, ऐसे गुमन जैसा हो गया और फेफड़े को इसने सिकोड़ दिया। फेफड़ा सिकुड़ने से क्या होगा, वायु जो है वो बाहर जाएगी। जब वायु अंदर आएगी तो फेफड़े फैलेंगे, इसका फेफड़े फैलेंगे तो ये इसके ऊपर की जो पसलियाँ हैं ये बाहर को आएंगी। जब आप सांस लेते हो तो आपका सीना जो है वो बाहर आना चाहिए, जब सांस छोड़ते हो जो ऊपर सीना है आपका वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। उसी जब डायफ्राम नीचे जाएगा सांस लेते वक्त तो पेट अंदर जाना चाहिए, और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट जो है वो बाहर आएगा। डायफ्राम, क्योंकि पेट फैलेगा और डायफ्राम पीछे की तरफ जाएगा, जिससे कि डायफ्राम पीछे जाने से आपका लंग्स जो हैं फुफ्फुस सिकुड़ेंगे और हवा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी। तो इतना ही आपका सांस लेना और सांस छोड़ने में ये घटनाएं होती हैं। होती क्यों हैं, करनी हमें है ये, ऑक्सीजन युक्त वायु लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली को बाहर निकालना है। ऑक्सीजन युक्त वायु कैसे लेंगे, पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के कुचलन के कारण होता है। ये आपकी पसलियाँ हैं, मैंने बताया पसलियों से जुड़ी मांसपेशियाँ हैं, ये जब पिचकती हैं, जब ये पीछे जब कुचित होती हैं तो डायफ्राम जो आपका है, डायफ्राम समतल हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। जो डायफ्राम पीछे की तरफ यहाँ पे दिखाया गया है ये ऐसे सीधा हो जाता है। सीधा होने से ये फुफ्फुस को इधर फैलने की जगह मिल जाएगी। इससे वक्षीय गुहा मतलब जो सीने का हिस्सा है वहाँ खाली जगह को का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए उसमें हवा कम हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना ही वहाँ पे उसका दाब कम हो जाएगा। हवा कम है तो वायु को बाहर से अंदर वायु जाएगी। सिमिलरली उसमें, और जब बाहर से अंदर आती है तो बाहर वाली वायु में का ऑक्सीजन है, जो हमारा ऑक्सीजन उसके साथ प्रवेश कर जाती है। इससे पहले हम समझा चुके हैं कि अंदर आते आते क्या क्या उसको कहाँ से गुजरना होता है और क्या क्या घटनाएं उसमें होती हैं। फिर सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड जो उस वायु में मिक्स की है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गई वहाँ पे, ऑक्सीजन कहाँ चली गई जो आई थी अंदर, वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उसका एक्सचेंज हुआ, आपस में आदान प्रदान हुआ। ये भी पसलियों को जुड़ी मांसपेशियां शिथिलीकरण मतलब वो ढीली पड़ जाती हैं। ढीली पड़ने के बाद से वो पीछे चली जाती हैं और डायफ्राम पे प्रेशर नहीं होता तो डायफ्राम भी पीछे की तरफ हो जाता है, गुबुन की तरह इस तरह। अब ये पीछे हो जाएगा तो यहाँ फेफड़े जो हैं, फुफ्फुस जो हैं, उनकी जगह कम हो गई, उनका आयतन कम हो गया। उनका आयतन कम होने से वायु उसमें से बाहर चली जाती है। ये दो घटनाएं आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम ये समझ रहे हैं कि ये गैसें जो आई थी, हमने देखा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगी। जब वायु अंदर आई तो उसमें ऑक्सीजन थी, जब बाहर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब वो वायु कहाँ से कैसे आ गई इसमें, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने इसमें श्वसनिकाएँ पढ़ी हैं। श्वसनिकाएँ फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग है। ये जो हमने पढ़ा था कि ऊपर से जब ट्रैकिया से ऐसे, जब इससे आपकी श्वास नली दोनों फुफ्फुस में जाते हुए ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसको हम श्वसनिकाएँ बोलते हैं। श्वसनिकाओं को और ज़्यादा ये आगे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती हैं, छोटी छोटी पाइप्स बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं श्वसनिकाएँ। उसकी और भी आगे जाके ये और छोटे उसमें डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कुपिकाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुपिकाएँ क्या होती हैं। ये छोटे छोटे हिस्सों में और आगे डिवाइड होंगी, जिनके एंड पे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर हैं, जिसको हम बोलते हैं कुपिकाएँ। तो श्वसनिकाएँ फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण मार्ग है, ये ध्यान रखना। ये फुफ्फुस की तहों तक, हर जगह तक वायु पहुँचाते हैं। कुपिका वाहिनी छोटी शाखाओं उससे भी छोटी हो जाती हैं, जो कुपिका का कोश है एंड में, ये कुपिका ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं, गुब्बारे ऐसी छोटी छोटी कुपिकाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये वायु रहेगी, यहीं पे मेन ये हिस्सा है जहाँ रक्त के साथ वायु में आदान प्रदान होगा, क्योंकि रक्त शरीर के हर एक हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी श्वसन प्रक्रिया में बनी है, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है। तो जो बनी है उसको ये लेके आते हैं और यहाँ लेके आते हैं, और कुपिकाएँ जो हैं वहाँ पे ऑक्सीजन रक्त में मिला दी जाती है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि रक्त कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाता है और उसका हृदय का उसमें क्या रोल है। तो यहाँ हम इतना जान लें कि रक्त में ऑक्सीजन मिलानी है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आया है उसको यहाँ पे आदान प्रदान होता है। कहाँ पे, ये ध्यान रखें, कुपिका पे। कुपिका क्या है, आपने पिछले वीडियो में देख लिए, एक गुब्बारे जैसी संरचना है और जो एक कोशिका से बनी हुई है फुफ्फुस के अंतिम हिस्से में। इसको एलोवेली भी बोला जाता है। यहाँ पे आप एक वर्ड लिख रहे हैं, हिंदी में लिखा हुआ ये एलोवेली, ये इंग्लिश का वर्ड है, जिसको हम बोलते हैं एलोवेली। एलोवेली या कुपिका एक ही बात है।
एलोवेली कुपिका का ही इंग्लिश नाम, अंग्रेजी में नाम है। इसी को हमने और बड़ा करके दिखाया हुआ है। देखो, ये आपकी रक्त फुफ्फुस शिरा होती हैं, एक वो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शिराओं से आप इतना पढ़ लीजिए, एक पाइप हैं एक तरह की, ये देखिए यहाँ पे रक्त, यहाँ से रक्त धमनियों से जा रहा है इसके अंदर। ये धमनी और कुछ शिरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। धमनियों से रक्त यहाँ अंदर आ रहा है एलोवेली के बीच में, और यहाँ पे इस रक्त के अंदर जब ये रक्त शरीर के दूसरे अंगों से आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हमने नीले रंग से दिखाया हुआ है। आप अपनी वाहिकाओं को बाहर देख सकते हैं, अपने शरीर में देखिए, आपको हाथ के आसपास, कोहनी के आसपास हरे रंग की, कुछ हरे से रंग की, नीले से रंग की वाहिकाएं दिखाई देंगी। वही आपकी शिराएं, धमनियां बनती हैं, उन्हीं को देखेंगे हम। तो ये हरे रंग की क्यों है? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है और कार्बन डाइऑक्साइड है। बाद में जब ये जाती हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें ये कोशिकाओं में ये रेड कलर का जो दिखाया गया है, लाल रंग का, इसके मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने वाला जो पिगमेंट है, जो वर्णक है रक्त के अंदर, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन के साथ ये मिलता है, जुड़ जाता है। ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में जाती हैं। आपने देखा इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में क्या चला गया, ये लाल रंग की हैं जो, इसमें ऑक्सीजन है, और ये हरे रंग की जो हैं या नीले रंग की इसमें दिखाई गई हैं, नीले रंग वाली जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देखिए यहाँ से निकल के इनमें से निकलती जा रही है। जब ये एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, इनके एंटर करते करते इनका रंग में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में मिक्स होती जा रही है। आप नीले रंग में लाल रंग मिलाते जाएँ तो एक बार नीला रंग उसमें से बाहर, नीला रंग का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जा रही है इनमें से, और ऑक्सीजन में एंटर हो रही है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, इनका रंग लाल है। तो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल इसी तरह बनते हैं। ये लाल जो हैं ये फिर फुफ्फुस से बाहर जाती हैं, और ये ब्लड द्वारा शरीर के और हिस्सों तक, हर एक हिस्से तक ऑक्सीजन ले आती हैं, क्योंकि हर एक हिस्से को ऊर्जा बनाने के लिए भोजन से उनको चाहिए ऑक्सीजन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फुफ्फुस ये बाहर आ गई है, जो आपको बताया गया। फिर सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो समझाई गई है, उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर चली जाएगी। आई होप एलोवेली का काम आपको समझ आ गया, कुपिका का काम समझ आ गया है कि कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है रक्त के साथ। रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे अंगों से लेके आता है, उसको ये आदान प्रदान करती हैं। तो दो तरह की इसके कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर श्वसन में। तो दो हिस्से हमने बताया अभी पहले ही। एक प्रणाली वह जो भी मैंने आप समझाया डिटेल में, एक प्रणाली जिसमें ये फुफ्फुस में वायु का संचालन होता है, फुफ्फुस में वायु का आना और जाना। दूसरी प्रणाली आपको बताया है कि यहाँ पे जो वायु आई है वो क्यों आई है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो ये प्रणाली वो वाली है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें श्वसन, श्वसनिकाएँ, कुपिका वाहिनी और कुपिकाएँ, लास्ट में कुपिका इन्वॉल्व है। यहाँ कुपिका में सिंगल सेल की हैं, जिस यहाँ पे रक्त आपकी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आएगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाएगा और ऑक्सीजन को वहाँ से ले जाएगा। फुफ्फुस के अंदर कुपिका एक सतह देती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है, जहाँ से वो गैसों का आपस में विनिमय, मतलब आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज हो सकती हैं आपस में, हम बदल सकते हैं गैसों को। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। जो कुपिकाएँ हैं इनमें बहुत सारी रुधिर वाहिकाएँ आ रही हैं, रक्त को लाने वाली, रुधिर मतलब रक्त। ये कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं, रुधिर कोशिकाओं में छोड़ती हैं, और रुधिर जो है या मतलब रक्त है उस वो वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाता है। जैसे जैसे हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, तो अकेले विसरण दाब से, जो हमने पीछे पढ़ा था, विसरण दाब मतलब जहाँ कम हो जाए, कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की तरफ किसी भी चीज़ का जाना, उसको विसरण बोलते हैं। उससे ये नहीं हो सकता, ऑक्सीजन सभी अंगों तक नहीं जा सकती कि ऑक्सीजन जहाँ पे कम होगी वहाँ भाग के ऑक्सीजन चली जाए, और जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से निकल आए, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो बाहर निकल आए। ऐसा नहीं होता विसरण से, क्योंकि उसकी दक्षता कम हो जाएगी, तेज़ी से नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हमारे अंदर जो पेड़ों, हमने पढ़ा था पौधों में विसरण द्वारा होता है स्टोमेटा से, हमारे अंदर अलग से ये एक वर्णक है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो शरीर को, रक्त को लाल रंग प्रोवाइड करता है, लाल रंग देता है। ये ऑक्सीजन के साथ इसकी बहुत दोस्ती है, तो ये जब भी आएगा जहाँ उसको ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ ऑक्सीजन ले लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जगह जगह नहीं बचेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे छोड़ देगा। वो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वर्णक है, रक्त का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम ज़्यादातर जिसको कमज़ोरी होती है, तो कमज़ोरी इसलिए होती है, भोजन बहुत खाते हैं पर कमज़ोरी है, थकावट है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी
जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो भोजन जो खाया हुआ है उसमें से ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसलिए हमें थकावट महसूस होगी, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी एक महत्वपूर्ण कारण है। ज़्यादातर लड़कियों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, वैसे लड़कों में हो सकती है, किसी में हो सकती है। लड़कियों में बहुत हीमोग्लोबिन की कमी होती है रक्त में, तो उनको थकावट महसूस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो भी भोजन वो खाएंगे उसमें से सही से ऊर्जा नहीं बन पाएगी। जो हम पहले श्वसन के मार्गों में पढ़ चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन का अभाव होगा तो ऊर्जा कम बनेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि लाल रंग जो देता है, लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण ऑक्सीजन और उसमें रक्त में जा सकती है। तो इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इससे पहले हमने बताया है उपास्थि वलय का कार्य। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। उपास्थि वलय का कार्य आपको पहले ही बताया गया। उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं, इसको पिचकने से बचाते हैं, इसको सिकुड़ने से बचाते हैं। जब वायु की उसमें कमी हो जाएगी, दाब, तो ये सिकुड़ ना जाएं। बड़े बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है। रक्त के अंदर लाल रंग की एक वर्णक पाया जाता है, इसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फुफ्फुस की वायु श्वसन से वर्णक ऑक्सीजन लेकर, ये आपको बताया गया है कि किस तरह से इसमें किया जाता है। वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके हर अंग तक पहुंचाता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इसमें, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्रागम की प्रक्रिया समझाएं। आप इस चित्र को बना सकते हैं, उसमें जो चित्र आपको दिखाया गया है इसको आप बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं। चित्र को आपको जूम करके हम समझा देता हूँ। पहले डायफ्रागम की प्रक्रिया मैंने डिटेल में समझाई है वीडियो में। तो डायफ्रागम क्या होता है, जब डायफ्रागम सिकुड़ता है तो वो ऐसे इस तरह से हो जाता है। जब ये डायफ्रागम आराम में आ जाता है, जब ये इस पर दबाव आता है तो ये नीचे की तरफ होता है और डायफ्रागम ये पीछे की तरफ जा रहा है। सांस लेते वक्त डायफ्रागम जो है वो क्या होता है, सपाट हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कि फुफ्फुस फूल जाते हैं और उसमें दाब कम होता है। बाहर में वायु का दाब ज़्यादा होता है तो वायु अंदर आ जाती है ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ। लेकिन जब सांस छोड़नी है तो डायफ्रागम पीछे की तरफ हो जाता है, गुंबद आकार का आराम में आ जाता है वो। जैसे ये आराम में आ गया, अब ये अगर इसमें टेंशन में आना है तो ऐसे बिल्कुल टेंशन हो जाएगा। तो आराम में आता है, जिससे फुफ्फुस पीछे की ओर चला जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से इसमें वायु का दाब ज़्यादा हो जाता है। बाहर वायु का दाब कम है तो ज़्यादा दाब से वायु बाहर की तरफ कम दाब की तरफ चली जाती है। तो ये डायफ्रागम का काम है कि डायफ्रागम सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त कैसे कार्य करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पूरी डिटेल में समझाने के काम आ गया होगा। श्वसन को, मननमय श्वसन का ये दूसरा पार्ट है। अब आप इसको ध्यान से देखिए। आपने अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट कीजिए, डायग्राम आप बना के देखिए और इनको आप अपने नोट्स के रूप में लिख लेंगे तो ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट काम आएंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य ये थे कि रक्त में जो है, रक्त या रुधिर, एक ही बात है ये याद रखिए, रक्त रुधिर, ब्लड, रुधिर या रक्त में कौन से रंग का वर्णक पाया जाता है, लाल रंग का। वो लाल रंग का वर्णक, किस लाल रंग कैसे क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। वो हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है, ये याद रखना है आपको। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वलय संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वलय संरचना श्वास नली में वलय संरचना क्यों होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, ताकि जो श्वास नली है उसमें हवा का दाब कम होने पर वो सिकुड़ ना जाए, पिचक ना जाए, इसलिए होती है। ऐसे ही हमने कोपिका के बारे में पढ़ा कि कोपिका में एक्सचेंज होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इसको देख के आप अपनी समझ को बढ़ाएं